हेलो बच्चों, कैसे हो? और फर्स्ट चैप्टर अच्छे से लर्न हो गया? चलो, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर जो कि बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग को लेके है। ठीक है, इसको भी करने का तरीका वही रहेगा। पहले हम समझेंगे है क्या, उसके बाद उसके जितने भी पॉइंट्स हैं सारे हम धीरे धीरे करेंगे। राइट? पुराना चैप्टर अच्छे से याद है? इजी है? गुड। सो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। राइट? सो प्लानिंग की बेसिकली जरूरत कहाँ से पड़ी? जैसे आपको पता है, हम जब आजाद हुए तो काफी लोगों का स्पेकुलेशन तो ये था कि ये देश डूब जाएगा, बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। बट जो हमारे नेता थे उन्होंने देखा कि इकोनॉमिक प्लानिंग से, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है ना कि कितनी बुरी हालत थी इंडिया की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो हमारे नेता है, जो देश की मतलब अर्थव्यवस्था को देख रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम प्लानिंग करें, प्लान करके इकोनॉमी को एक आगे की तरफ ले जाए, एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाए। इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली शुरू हुआ था सोवियत यूनियन, जिसे आप रशिया जानते हैं, वहां से उन्होंने प्लानिंग करके अपनी इकोनॉमी को मतलब अच्छा और स्मूथ किया था। सो बेसिकली हम देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग में होता क्या है। तो इंडिया में प्लानिंग के लिए पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, जिसका अभी नाम चेंज कर दिया गया है, कौन सी कमीशन कर दिया गया है। सो सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग। इंडिया में प्लानिंग के लिए हमारे पास है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, और हम लोग इसे पीसीआई के नाम से भी जानते हैं। पीसीआई, राइट? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितनी भी प्लानिंग हुई, आपको पता होगा हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान बनते हैं। ठीक है, और उसके साथ कुछ शॉर्ट टर्म प्लान भी बनते हैं। जो 5 ईयर प्लान आपके बनते हैं वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ही बनाता है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, पीसीआई, was established in 1950। सो 1950 में आजादी के 3 साल बाद हमें लगा कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए इकोनॉमिकली, देश को तरक्की के लिए, इकोनॉमिक तरक्की के लिए। ठीक है, फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री वी नीड टू प्लान, एंड फॉर दैट प्लानिंग वी नीड अ कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन बनाया गया, दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1950। आपको ये याद होना चाहिए कि 1950 में प्लानिंग कमीशन बना। और प्लानिंग कमीशन जो है, इसकी सारी देख रेख जो मेन हेड है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पीएम एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। पीएम, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, सो जैसे कि आपको पता है हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं। राइट? सो जो अभी हमारे पीएम है मोदी जी, राइट? उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसी तरह जो भी जो करंट प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्लानिंग कमीशन का क्या होता है, चेयरमैन होता है। राइट? सो अभी इसका नाम, अगर आपको पता हो, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इन February 2015, PCI was abolished and जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने क्या किया, जो प्लानिंग कमीशन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया, पॉलिसी कमीशन। अभी हमारे प्लानिंग कमीशन का जो नाम है वो है पॉलिसी कमीशन। दिस वाज द मोदी इफेक्ट। राइट? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, पीसीआई जो इतने सालों से चला आ रहा था, 65 सालों से चला आ रहा था, उसका उन्होंने नया नाम रख दिया। नाम क्या रख दिया, पॉलिसी कमीशन। तो इंडिया के अंदर जो भी प्लानिंग है, सारी प्लानिंग कौन देखता है,
पीसीआई, और जिसका अभी नाम क्या रख दिया गया है, पॉलिसी कमीशन। सो कोई भी प्लान हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्लान हो चाहे लॉन्ग टर्म प्लान हो, सारी प्लानिंग की जिम्मेवारी किसकी है, पीसीआई की। पीसीआई मतलब पॉलिसी कमीशन ऑफ इंडिया, दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1950, और अभी उसका फरवरी 2015 में मोदी जी ने याद इसका नाम रख दिया है पॉलिसी कमीशन। आप इसको याद करो, सिंपल मोदी इफेक्ट, कि मोदी जी ने इसका नाम क्या रख दिया, पॉलिसी कमीशन। सो इस पे कोई आपको एक दो मतलब छोटा क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर का या 2 नंबर का, कि व्हाट इज पॉलिसी कमीशन। तो इंडिया में प्लानिंग कौन देखता है, तो हम वी विल राइट कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 लुक आफ्टर द ऑल द प्लानिंग्स। जो भी प्लानिंग होती है सबके लिए कौन जिम्मेवार है, पॉलिसी कमीशन ऑफ इंडिया, और पीएम एक्ट एज द चेयरमैन। पीएम क्या है, उसके चेयरमैन है। और फरवरी 2015 में इसका नाम जो है बदल के क्या रख दिया गया, पॉलिसी कमीशन, राइट। मोदी इफेक्ट, हाँ ये याद करने के लिए अच्छा है, मोदी इफेक्ट। ठीक है, आगे चलें। सो प्लानिंग की जरूरत आपको पता ही है, विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट अचीव योर ऑब्जेक्टिव। मान लो आपका ऑब्जेक्टिव है सीए बनना या कुछ भी करना, अगर आप उसके लिए प्लान नहीं करोगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, हाँ मैं रोज इतने घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, राइट। और अगर आपका कोई प्लान ही नहीं है, राइट, आप प्लान ही नहीं करते कि हाँ मुझे इस दिन इतना पढ़ना है, इस दिन ये कवर करना है, आप कुछ नहीं करते, तो आपको लगता है आप सीए बन पाओगे, आईएएस बन पाओगे, कुछ भी बन पाओगे, नहीं। तो उसी तरह देश को इकोनॉमिकली एक अच्छी सिचुएशन पे लेके आने के लिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। और प्लानिंग कौन करता है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका अभी नया नाम क्या रख दिया गया है, पॉलिसी कमीशन। पॉलिसी कमीशन नाम कब रखा गया, फरवरी 2015 में। So we can write economic planning. तो इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, हमें प्लानिंग की जरूरत क्यों। अब हर बार कंट्री एक तरह से नहीं चलती, आपको पता है हमारे यहाँ पे 5 ईयर, हर 5 साल बाद प्लान बनते हैं। हर 5 साल बाद जो प्लान बनता है उसमें अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है। हम देखते हैं कि कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, आने वाले 5 सालों में हम किस चीज को ज्यादा जोर देंगे, किस चीज पे ज्यादा जोर देंगे, किसकी डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है। शुड वी प्रमोट एग्रीकल्चर और शुड वी प्रमोट इंडस्ट्री और शुड वी प्रमोट द सर्विस सेक्टर। तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और उसकी प्रायोरिटीज को सेट किया जाता है, और अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग अपनी ले डाउन करते हैं कि अगले 5 सालों में हमारा ये प्लान है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, या मान लो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, हमें इंडस्ट्री को डेवलप करना है। तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री को ज्यादा फंड चाहिए, ज्यादा फंड देने के लिए अभी मोदी जी ने क्या किया, रेट कट किए, इंटरेस्ट रेट कम हो गए, लोन सस्ता अवेलेबल है, तो इंडस्ट्री को अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अब इंडस्ट्री क्या कर सकती है, उससे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, राइट। सो राइट डाउन इकोनॉमिक प्लानिंग। Economic planning means utilization of country's resources तो इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हो, इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी चीज क्या है, कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, और जो हमारी वांट्स है, जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स है, वो अनलिमिटेड है। सो बेसिक फंडा क्या है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस इच्छा को आप पहले पूरा करोगे, किसको बाद में पूरा करोगे। लेट्स से इंडिया का बजट है, इंडिया का बजट लिमिटेड ही होगा ना, अनलिमिटेड तो नहीं होगा, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे।
आपको कुछ चीजों को पहले करना पड़ेगा, कुछ चीजों को बाद में करना पड़ेगा। लेट्स से आपको 1000 रुपए मिल गए, हाँ रास्ते से जा रहे थे, 1000 रुपए का नोट मिल गया। अब आपको डिसाइड करना आप उसका क्या यूज करोगे। अब उस 1000 रुपए से आप प्लेन तो नहीं खरीद सकते, मन तो आपका प्लेन खरीदने का भी है, बट यू डोंट हैव द मनी। बट उस 1000 रुपए से और बहुत सारी फिजिबल चीजें की जा सकती है। आप उस 1000 रुपए को सेव भी कर सकते हो, उसमें से आप कपड़े भी ले सकते हो कुछ के, ये भी हो सकता है उसमें से आप कुछ अपने ऊपर खर्च कर लो, खाने पे खर्च कर लो, बुक्स लेने में खर्च कर लो। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी प्रायोरिटी क्या है। इस टाइम अगर आपको बुक की ज्यादा जरूरत है तो आप सबसे पहले उस पैसे से क्या करोगे, बुक लोगे, राइट। इस टाइम पे अगर आपको क्लोथ्स की सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस पैसे से क्लोथ लोगे, उसके बाद आएगा बुक का नंबर, राइट। तो इसी तरह हमारे नेशन में भी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो हमें उन रिसोर्सेज को क्या करना है, यूटिलाइज करना फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। तो हम क्या करें, शिक्षा पे ज्यादा पैसे लगाएं, किस पे ज्यादा पैसे लगाएं, हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना, राइट। हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस पे ज्यादा पैसे लगाए। जैसे आपको बताते हैं बजट बनता है, बजट में बताते हैं कि इतना पैसा हमने शिक्षा पे लगाया, शिक्षा का बजट इतना बढ़ाया गया। तो सिंपल है, एजुकेशन बजट इज व्हाट, कि हम कितना पैसा एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन हमारी कितनी प्रायोरिटी पे आता है, राइट। हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो प्रायोरिटीज नेशन की अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम पे उन प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, प्लान बनाया जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग, राइट। ठीक है जी, आगे चलें। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आपको ये डाउनलोडेड मिल जाएंगे नोट्स साइट्स पे। सो इकोनॉमिक प्लानिंग में बेसिक फंडा होता है कि हमें डिसाइड करना है कि हम क्या करें। नाउ दिस वी कॉल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, राइट। सो वी नो आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। सो बेटा इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, डिसाइड करना है कि किस टाइम पे कौन सी वांट को सेटिस्फाई किया जाए, कौन सी वांट जो है मुझे सेटिस्फाई करूंगा तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, राइट। अभी मान लो मैं बीमार हूं, मुझे 1000 रुपए का नोट मिला, मैं गरीब हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस 1000 रुपए से अपना इलाज कराऊं, या उसको सेव करके रख लूं, या स्टॉक मार्केट में लगा दूं, राइट। इलाज कराना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ, राइट। हाँ, अभी आप लोगों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, पढ़ना। चलो, सो we will discuss first of all major economic decisions क्या होते हैं। मेजर इकोनॉमिक डिसीजन मतलब कोई भी कंट्री जो प्लानिंग करती है उसका सबसे बड़ा जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन होता है वो क्या होता है, वो होता है सबसे पहला आपका मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है क्या बनाए। प्लानिंग करोगे सबसे पहले डिसाइड करोगे क्या बनाए। हाँ, अब मान लो कहीं पे प्लानिंग हो रही है बम बनाए, अभी हम कोई वॉर की स्टेट में नहीं है, हमें क्या जरूरत है अभी इतने ज्यादा बम बनाने की, हमारी प्रायोरिटी क्या बम बनाना होना चाहिए, नहीं। हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अगर हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो, राइट। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रायोरिटीज होती है। वी नीड टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में आता है कैसे प्रोड्यूस करें। अब आपके पास दो तीन तरीके होते हैं प्रोड्यूस करने के किसी भी चीज को। आप मशीनों से प्रोड्यूस कर सकते हो, आप लेबर इंटेंसिव हाथ से बना सकते हो। जैसे आपको कपड़ा बनाना है, कपड़ा दोनों तरीके से बन सकता है, हाथ से भी बनता है, चरखा देखा होगा, और वो हैंडलूम होता है, उस तरीके से बन रहा है। हैंडलूम हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और दूसरा हो सकता है मशीनों से, आप मशीनों से भी कपड़ा बना सकते हो। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि कैसे करो, राइट। थर्ड इज हाउ goods and services to be distributed।
मैं जो चीज बना रहा हूँ वो किसके लिए बना रहा हूँ। नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स जो प्लानिंग होती है उसमें देखते हैं किसके लिए बनाया गया वो सामान। पुअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए, राइट। उस जो हम सामान बना रहे हैं उससे किसे बेनिफिट होगा या किसी भी नहीं, किसी को भी नहीं होगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना आप कौन से उसको टारगेट कर रहे हो। तो हमारे जो इकोनॉमिक प्लानिंग है सबसे मेन कंसेप्ट यही होता है कि हम डिसाइड करें कि हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और किसके लिए बनाएंगे। इसको हम मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम में काउंट करते हैं। इसे बोलते हैं हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हेन एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कब और किसके लिए बनाए, राइट। देखिए सबसे पहले आपको कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो, हर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है। जब वो अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर लेते हैं उनको फिर पता होता है कि उनकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो कुछ वांट्स जो है वो बाद में पूरी होंगी और कुछ वांट्स जो है पहले पूरी होंगी, राइट। सो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है, इकोनॉमिक डिसीजन लेने पड़ते हैं कि व्हाट गुड एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ यू प्रोड्यूस देम एंड फॉर whom यू प्रोड्यूस देम। सो दीज आर द मेन इकोनॉमिक डिसीजंस और इन्हीं के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं कंट्रीज को, राइट। इकोनॉमीज को हम क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग इकोनॉमीज को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कैपिटलिज्म क्या है, जिसे हम बोलते हैं पूंजीवाद। कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ये सब इसी पे डिपेंडेंट है कि वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लेते हैं। एक कैपिटलिस्ट कंट्री अपने इकोनॉमिक डिसीजन अलग तरीके से लेगी और एक सोशलिस्ट कंट्री अपने इकोनॉमिक डिसीजन अलग तरीके से लेगी, राइट। आगे चलें। ये आपको अच्छे से पता लग गया, पक्का, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कितने तरह की इकोनॉमीज हो सकती हैं। बेसिकली इकोनॉमीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट। उसके बाद हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी और लाइक आर्स मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी इकोनॉमी में आते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म सुना होगा आप लोगों ने। कैपिटलिज्म होता क्या है? कैपिटलिज्म वो है जहां पे जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है उनके ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं है। गवर्नमेंट कहती है आप अपने डिसीजन खुद लीजिए, राइट। और वहां पे मार्केट फोर्सेस है, डिमांड सप्लाई खुद डिसाइड करती है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा आजकल वो बजरंगी भाईजान एक गाना है, उसके बाद सेल्फीज की बड़ी डिमांड हो गई है। और वो सेल्फी स्टिक में जा रहा था गाड़ी लेके, मैंने देखा वो बिक रहा है, बोर्ड लगा हुआ है सेल्फी स्टिक्स आर सोल्ड हियर एट ₹400 और समथिंग, राइट। तो वो अभी डिमांड क्या है, तो जो प्रोड्यूसर है वो देखेगा अभी किस चीज की डिमांड है, वो अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करेगा। उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं। गवर्नमेंट को बच्चों के लिए दूध बनाना है, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अगर दूध की डिमांड नहीं है तो दूध नहीं बनेगा, राइट। फ्री विल होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट की। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, दैट इज द मेजर economic decisions are left to the free play of market forces। सबसे पहली चीज, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है कि जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है, मेजर इकोनॉमिक डिसीजन क्या है अब, व्हेन टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, राइट, और फॉर whom टू प्रोड्यूस। मेजर इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो किसके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज। नाउ व्हेन आई से मार्केट फोर्सेज, तो मार्केट फोर्सेज मतलब पता क्या हुआ, सप्लाई और डिमांड।
अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है, आपको पता वो चीज सस्ती हो जाएगी, किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो महंगी हो जाएगी। तो मार्केट अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है, मार्केट अपने आप ही डिसाइड कर लेती है, राइट। तो अकॉर्डिंगली अगर हम पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक डिसीजन है पूरे के पूरे सारे हम अगर मार्केट पे छोड़ दें, तो देन वी आर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड, देयर इज प्राइवेट ओनरशिप of means of production and all the economic decisions are taken with a view to maximize profit. आपके सारे जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो किस किस व्यू से लिए जाते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। देखो, गवर्नमेंट चाह सकती है कि हाँ स्कूल बने, ये हो, बट अगर मान लो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको स्कूल बनाने से कोई फायदा ही नहीं है, राइट। अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल में फीस कम होती है, अब वैसे स्कूल अगर प्राइवेट बंदा बनाए तो उसको कोई फायदा ही नहीं होगा, राइट। तो वो ऐसे स्कूल नहीं बनाते जिनमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जा सके, राइट। दैट इज क्वाइट बैड। सो देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? सारे के सारे प्राइवेट लोगों के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है। किसके पास है? पब्लिक के पास है। और पब्लिक जो है अपने आप डिसाइड करती है, वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन खुद लेती है, और उनका मोटिव क्या होता है? समाज सेवा करना नहीं, प्रॉफिट कमाना। उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, राइट। कैपिटलिज्म में आपको ये दो पॉइंट लिखने हैं। एक तो जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है, दे आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस। दूसरा, जो ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज है, प्रोडक्शन रिसोर्सेज है, वो किसके पास है? प्राइवेट लोगों के पास है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है, राइट। एंड द मोटिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आगे चले। कैपिटलिज्म को हम लिख सकते हैं अपनी मर्जी चलाओ, ज्यादा पैसा कमाओ। अपनी मर्जी चलाओ का मतलब क्या हुआ? जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो किसके पास है? सारे के सारे मार्केट के ऊपर छोड़ रखे, मार्केट अपने आप ही डिसाइड करेगी क्या बेस्ट है, और ज्यादा पैसा कमाना उनका मोटिव है। द मोटिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे यूएस इकोनॉमी है, अभी चाइना भी होगी है, वो क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से क्या होता है? ग्रोथ बूस्ट होती है, बिकॉज सब लोगों को अपना प्रॉफिट दिखता है, फिर वो डबल मेहनत करते हैं, राइट, और प्रोडक्शन बढ़ती है और इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। जो सबसे पहला मेरिट है वो हम इसका लिखेंगे, एक्सेलरेटेड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, ये सब अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा, इसके बाद 5, मतलब जो 5 ईयर प्लान है हमारे, लॉन्ग टर्म प्लान है, उनका ऑब्जेक्टिव में होता है जीडीपी। तो वहां पे मैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्लियर कर दूंगा कि हाउ वी कैलकुलेट ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या, वो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप देखो कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की पेस है वो एक्सेलरेट हो जाएगी अगर हम कैपिटलिज्म को फॉलो करें, राइट। द डीमेरिट तो यही है कि भाई सोशल जो चीजें हैं उसको क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। It ignore social interest. So the demerit is it ignores the
सोशल इंटरेस्ट, जो सोशल इंटरेस्ट है उनको क्या कर दिया, पूरी तरह इग्नोर कर दिया। क्लियर है? आगे चले। सो कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक डिसीजंस एंड मोटिव। सो कैपिटलिज्म में जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो क्या है, फ्री, लेफ्ट ऑन द मार्केट फोर्सेस। और जो मोटिव है, मोटिव क्या है आपका, टू अर्न प्रॉफिट। हाँ जी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो मेन इकोनॉमिक डिसीजन है वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री ऑन द मार्केट फोर्सेस, लेफ्ट ऑन द मार्केट फोर्सेस। और जो मोटिव होता है वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अब सोशलिस्ट पे आए, कैपिटलिज्म क्लियर है पक्का। सो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी उसमें मेजर डिसीजन जो है लेफ्ट ऑन द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट, और जो मोटिव होगा वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होगा। राइट, आगे चलते हैं। सोशलिज्म क्या है या सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेता है, वो फ्री नहीं होते, नॉट फ्री एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। सो जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेती है। जैसे पहले सोवियत यूनियन था, ठीक है, वो इट वाज अ काइंड ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। वो लोग सोशलिज्म को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। राइट, तो तभी उन्होंने बाद में अमेरिका को देखा, अमेरिका वाज ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट, तो बाद में सभी कंट्रीज कैपिटलिज्म की तरफ आ गई। राइट, सो सोशलिज्म में क्या होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लोगों का भला करना, अपना भला नहीं करना, लोगों का भला करना। और ऐसा कोई इंडिविजुअल तो करेगा नहीं, आपको पता है इंडिविजुअल सबके सब लालची हैं। राइट, सो वो लोगों का भला जो है वो नहीं सोचता इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अपना भला सोचता है। तो जब तक गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं लगाएगी, जब तक गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं होंगे, तब तक सोशलिज्म को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। राइट, सो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, आर लेफ्ट टू द गवर्नमेंट। वो सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेती है, और जो मेजर सोर्सेज है उनकी ओनरशिप भी किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। द मोटिव इज सोशल वेलफेयर, लोगों का भला करना, जनहित करना, ये सोशलिज्म है। राइट, जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सोशलिज्म क्या है, लोगों का भला करना। जो मेन मोटिव है सोशलिज्म का वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। जैसे कोई भी गुड प्रोड्यूस करेंगे तो उनका मेन मोटिव ये होगा कि सबको पहुंचे, दे ट्रीट एवरीवन विद इक्वालिटी। राइट, और इंडिविजुअल जो पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने से रोका जाता है। हाँ, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने से रोका जाता है, बट अगर वो सोशल वेलफेयर कर रहे देन दे आर ओके। राइट, तो इसका सबसे बड़ा मेरिट क्या होगा बताओ, सबसे बड़ा मेरिट क्या होगा, इट प्रमोट सोशल वेलफेयर। It promote social welfare. And the demerit, सबसे बड़ा demerit इसका ये है कि no choice to the consumer, मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये चीज बननी ही नहीं है तो आपको मिलेगी ही नहीं। राइट, सो लेट्स से गवर्नमेंट डिसाइड कर ले चॉकलेट नहीं बनेगी इंडिया में, तो भाई आप लोग चॉकलेट खाओगे कैसे? राइट, दो देयर इज अ डिमांड, कंज्यूमर वांट टू हैव द चॉकलेट एंड द प्रोड्यूसर आर विलिंग,
बट गवर्नमेंट हैज बैंड चॉकलेट, तो आपको कैसे मिलेगा? हाँ ये सही बोला, जैसे मैगी बैन हो गई है तो अब आपको मैगी नहीं मिल सकती, राइट? सो नो चॉइस टू द कंज्यूमर, लो प्रॉफिट टू द इंडिविजुअल। सो ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहे पैसा बना लो खुद, मतलब गवर्नमेंट आपको रोकेगी आप अगर किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, राइट? अगर आप कोई चीज बहुत महंगी बेच रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको रोकेगी, गवर्नमेंट बीच में हस्तक्षेप करेगी, आपको रोकेगी और कहेगी नहीं, यू कैन नॉट अर्न दैट मच प्रॉफिट, यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट दैट कस्टमर, और आपके जो प्रॉफिट्स है वो क्या होंगे? क्वाइट लो होंगे, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। क्लियर है? आगे चलें, डन? सो हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी कर लिया, आपको क्लियर अच्छे से? अभी हम करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे पहले सोवियत यूनियन वगैरह होते थे वो सब सोशलिस्ट थे प्योरली, बट आज की डेट में कोई भी इकोनॉमी सोशलिस्ट नहीं है, बिकॉज सबको ग्रो करना है और ग्रोथ के लिए कैपिटलिज्म जरूरी है। बट ज्यादातर इकोनॉमी आज की डेट में मिक्स्ड है, जो अब हम अभी करने वाले हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें जो भी मेजर डिसीजन होते हैं वो, कुछ मेजर डिसीजन जो है जो जनहित के लिए, जैसे हमारे इंडिया में, वो गवर्नमेंट लेती है और बाकी फ्री विल ऑफ द मार्केट पे छोड़ दिए जाते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो इकोनॉमिक डिसीजन है और जो मोटिव है, जैसे हम पहले लिख रहे थे, ठीक है? सो इकोनॉमिक डिसीजंस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट as well as left to the market also. So यहाँ पे जैसे आप इंडिया में देखो तो ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, अब जब जो चाहे प्रोड्यूस भी कर सकते हो ना। सारी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, राइट? सो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, काफी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, लाइक आप बॉम्ब नहीं बना सकते, ठीक है, आप गन्स नहीं बना सकते, ऐसे आपको बहुत परमिशन चाहिए, इस पे गवर्नमेंट ने रोक लगा रखा बिकॉज ऑफ द सोशल वेलफेयर। वरना क्या होगा, हथियार इतने ज्यादा सप्लाई होंगे, पड़ोसी पार्किंग के लिए एक दूसरे को मार डालेंगे, राइट? गन निकाली गुस्से में ठोक दिया, तो ऐसा कुछ हो जाएगा भाई। इसलिए दीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट। बाकी सारी चीजें फ्री है, आप ब्रेड बनाओ, आप दूध बनाओ, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? आप आटा बनाओ, खेती करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये नहीं कि लैंड आप ले सकते हो, रिसोर्सेज आपके पास हैं, रिसोर्सेज पे पूरा गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने, कुछ रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखे हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, राइट? उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है सारा, राइट? और जो मोटिव है सोशल वेलफेयर प्लस, अब सोशल वेलफेयर के साथ प्लस मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। हम चाहते हैं कि हम प्रॉफिट भी कमाएं बट दूसरों को भी खतरे में न डालें, पूरी तरह कैपिटलिस्ट ना होने की जगह हम क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, जो हमारे मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है वो हम किसके लिए लेते हैं, लोगों के भले के लिए प्लस लोगों के प्रॉफिट के लिए। सो यहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप और रिसोर्सेज है बट along with the social welfare, right? Done? आगे चले। हाँ, हमारी इंडिया फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हो इंडिया, so India is a mixed economy, we know it. Let's come to its merit and demerits. सबसे पहले लिखते हैं मेरिट, इट प्रमोट प्राइवेटाइजेशन,
जैसे कि मैंने आपको बताया मिक्स्ड इकोनॉमी में ये नहीं होता कि सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के पास है. दीज आर सम मीन्स आर लेफ्ट विद द गवर्नमेंट एंड सम आर लेफ्ट विद द इंडिविजुअल्स. सो इट प्रमोट्स प्राइवेटाइजेशन एंड इंडिविजुअल प्रॉफिट. आपको पता है हमारे इंडिया में काफी चीजों का प्राइवेटाइजेशन होता है. मतलब वो जो मीन्स गवर्नमेंट के पास थे वो किसके पास जा रहे हैं? प्राइवेट लोगों के पास जा रहे हैं. इट प्रमोट प्राइवेटाइजेशन, इंडिविजुअल प्रॉफिट, consumer sovereignty along with social welfare. तो ये खिचड़ी होगी, राइट? ये क्या होगी? खिचड़ी होगी किसकी? कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की. तो मिक्स इकोनॉमी जो है एक खिचड़ी है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की, राइट? बट इसके कुछ डीमेरिट भी हैं. देखते हैं इसका डीमेरिट क्या है. सबसे पहले आपको बता दो, हमारे यहाँ पे काफी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, सेल, गेल, ओएनजीसी, राइट? तो बहुत सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं जिनका अभी क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. तो आपको पता है ये प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? बताओ. बिकॉज दे आर नॉट एफिशिएंट. पब्लिक, आप एक बात बताओ, आप पब्लिक बैंक में जाते हो, प्राइवेट बैंक में जाते हो, आपको फर्क दिखता है? सरकारी ऑफिस में जाके देखो, काम कोई भी निकलवाना आसान है? बहुत मुश्किल है. बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क. नॉर्मली देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें वर्क काफी स्लो पेस पे होता है. द रीजन इज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, और उनको काफी टफ कंपटीशन मिलता है. कहां से? प्राइवेट सेक्टर से. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जी जान लगा के सर्विस दे रहा है, पब्लिक सेक्टर उतनी सर्विस नहीं दे पाता. तो होता क्या है? प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलता है पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलता है प्राइवेट सेक्टर से. The first point is public sector faces tough competition. लिखो या प्रेशर लिख लो. From private sector. फॉर एग्जाम्पल, पहले टेलीफोन के लिए बीएसएनएल, एमटीएनएल होता था. आज की डेट में कितने बीएसएनएल के मोबाइल हैं? सबके पास क्या है? एयरटेल, वोडाफोन, ये सब चल रहा है ना, राइट? सो प्राइवेट चीजें चल रही है. बीएसएनएल को कंपटीशन किससे? पहले तो सिर्फ बीएसएनएल ही होता था भाई, उनको कंपटीशन किसी से नहीं था. बट अब प्राइवेटाइजेशन से क्या हो गया? उनको कंपटीशन मिल रहा है, राइट? सेकंड पॉइंट, ये आपको पता है. आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है? काम बहुत ढीला होता है, और प्राइवेट सेक्टर में बड़े आराम से होता है. इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे बिकम इनएफिशिएंट एंड करप्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एक कस्टमर को कुछ कह दो, भाई आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा. बट पब्लिक सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है. उनको पता है बैठे हैं फ्री में, उनको सैलरी आती रहनी है, राइट? इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता. तो वो क्या हो जाते हैं? इनएफिशिएंट और करप्ट बन जाते हैं, और अकॉर्डिंगली प्रोडक्टिविटी जो है पब्लिक सेक्टर की वो हार्म हो जाती है. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में मेन जो डीमेरिट है वो यही है कि भाई आप मिक्स जब खिचड़ी पका रहे हो तो आपका जो पब्लिक सेक्टर है वो काफी कमजोर है, प्राइवेट सेक्टर जो है काफी तेज है. तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर की पूरी एफिशिएंसी को खत्म कर देता है, राइट? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए. ठीक है, सपोज करो जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, हम उसको प्राइवेटाइज कर दें, कल को 2-4 फाइलें लीक हो जाए, हमारा पूरा प्लान एक्सपोज हो जाए, हमारा डिफेंस एक्सपोज हो जाए, तो वो अच्छा नहीं होगा. जैसे रेलवे अभी भी इंडिया में गवर्नमेंट के पास ही है. सो प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. और प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है? ग्रोथ अच्छी आती है. रीजन क्या है?
क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है और प्रोडक्शन एक्सेलरेट होती है, राइट? आगे चलें। हाँ जी बच्चों, अभी हमने कितने तरह की इकोनॉमीज होती हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, और हमारे जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, ये डिस्कस किया। अभी मैंने आपको जो बताया, जो मेन हमारा टॉपिक है वो प्लानिंग पे है। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी वो सोशल वेलफेयर एज वेल एज इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों पे काम करेगी, राइट? तो हमारे जो प्लान होते हैं, जिसे हम 5 साल की जो वो बनाते हैं, पंचवर्षीय योजना बोलते हैं उसे, 5 ईयर प्लान। तो जो हमारे 5 ईयर प्लान होते हैं वो हर बार अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए होते हैं, राइट? सो अभी इनमें हम देखेंगे कि हमारे जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट टर्म प्लान क्या होता है, राइट? सो हमारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे लॉन्ग रन में इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, राइट? जैसे अभी हमें एक डेवलपिंग कंट्री है, और मेन मोटिव है कि हम इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएं, राइट? सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो जो प्लानिंग के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मतलब जो 5 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे जाते हैं। तो हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान बनते हैं, आपको पता है, ठीक है? तो 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट? सो हम जैसे कि हम जानते हैं कि हम क्या है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। पहले हम बहुत अंडर डेवलप थे, नाउ वी आर डेवलपिंग, राइट? नॉट एज मच एज लाइक चाइना, राइट? बट वी आर डेवलपिंग, और हम क्या चाहते हैं कि हम डेवलप्ड नेशंस में काउंट होना शुरू हो जाए। तो डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारा जो बेसिक एम होगा वो क्या होगा कि ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा हो, जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, ठीक है, जीडीपी है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो काफी बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं नॉर्मली 5 ईयर प्लान के, वो अभी हम लिस्ट डाउन करेंगे। 5 पॉइंट बनते हैं, और ये आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, राइट? और ये बड़ा इजीली याद भी हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा बनता है इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटल इनकम। सो इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटल इनकम, ये हमारा सबसे फॉरमोस्ट मोटिव होता है कि हम अपनी ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम को बढ़ाएं, और पर कैपिटल इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय है, उसको भी बढ़ाया जाए। तो अभी हम सबसे पहले सीखेंगे कि सबसे पहले देखो जीडीपी क्या होता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट Gross domestic product is the total flow of goods and services in the economy. तो इंडिया में पूरे उसमें पूरे ईयर में लगा लो, जो हमारी पूरी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसको हम क्या बोलेंगे? ईयरली जीडीपी। तो हमारा एनुअल जीडीपी क्या होगा? जो इंडिया ने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज पूरे ईयर में प्रोड्यूस किए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। अब इसे इनकम क्यों कहते हैं? अब मैं बता देता हूं इनकम क्यों कहते हैं। सपोज करो तुमने एक मार्कर बनाया, राइट? तुमने वो मार्कर जो है 10 रुपए तुम्हारी कॉस्ट थी, तुमने 15 रुपए में मुझे बेचा, राइट? तो यू हैव प्रोड्यूस्ड अ मार्कर वर्थ ₹15, तो वो 15 तुम्हारे पास आया। तुमने 10 रुपए की चीज को, 10 रुपए तुम्हारी कॉस्ट है ना, 10 रुपए की चीज को मिला के 15 रुपए का मार्कर बना दिया लेट्स से। तो 5 रुपए का जो तुमने क्रिएशन किया उसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और वही तुम्हारी क्या है? इनकम। तो जो हम बनाते हैं वही हमारी इनकम होती है, चाहे वो सर्विसेज के केस में हो, चाहे वो गुड्स के केस में हो। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूं,
और मैं आपसे फीस चार्ज कर रहा हूं, राइट? तो जो मैं आपको दे रहा हूं वो क्या है? सर्विस है, और बदले में मुझे जो मिल रहा है वो इनकम है। तो जितनी गुड एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उतना ही इनकम होता है, राइट? देन बी, व्हाट वी कॉल ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या है? सो rise consistent rise in GDP implies growth in इकोनॉमी। सो लगातार अगर हमारा जीडीपी एक अच्छी रेट से बढ़ता जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? सो जो हमारे प्लान्स होते हैं, आर प्लान्स एम फॉर कंसिस्टेंट rise in GDP, that is ग्रोथ। हमारे प्लान किसके लिए बनाए जाते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। प्लान का मेन एम क्या होता है कि जो हमारा जीडीपी है वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़े, राइट? नाउ सी, वी कम टू द पर कैपिटल इनकम। सो पर कैपिटल इनकम क्या होता है पता है? छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। प्रति व्यक्ति आय, ये होता है आपका जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन। सो पर कैपिटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? आपने मान लो एनुअली पूरे इंडिया ने जो कमाया उसको आपने डिवाइड कर दिया किससे? इंडिया की पॉपुलेशन से। तो पर हेड जो हम कमा रहे हैं वो क्या है? हमारी पर कैपिटल इनकम। और किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड है वो इससे जज किया जाता है कि जो पर कैपिटल इनकम है हर पर्सन की ऑन एन एवरेज अगर हम इनकम देखें तो क्या है। मान लीजिए आपकी फैमिली में 10 मेंबर है और 1 लाख रुपया इनकम है, ठीक है? 1 लाख रुपया इनकम है इन टोटलिटी। तो 1 लाख डिवाइड बाय 10, पर हेड कितना आया? 10,000। बट अगर मान लो आपकी इनकम 2 लाख हो जाए बट फैमिली मेंबर कितने हो जाए? ज्यादा हो जाए, लेट से 200 हो जाए, तो आपकी पर हेड इनकम कितनी रह जाएगी? सिर्फ 1,000। तो यही बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है। आजादी के बाद से हमारा जो जीडीपी है वो तो बढ़ रहा है बट साथ में क्या बढ़ रहा है? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है कि हर पर्सन को उससे उसके हिस्से की इनकम नहीं मिल रही है। सपोज कीजिए ऊपर 100 है, नीचे भी 100 है, तो पर कैपिटल इनकम कितनी है? 1। बट लेट्स से ऊपर 1,000 हो गया बढ़ के, नीचे भी 1,000 है, तो अभी भी वो 1 ही आएगा, राइट? सो आवर प्रॉब्लम इज दिस एज वेल एज दैट आल्सो। बट हमारा जीडीपी इतने अच्छे से नहीं बढ़ रहा, बट बढ़ रहा है। बट जो टोटल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो टोटल पॉपुलेशन के ज्यादा बढ़ने से क्या हुआ? हमारी जो पर कैपिटल इनकम है वो अच्छी नहीं आ पाई। सो अगर मान लो ग्रोथ है, growth in GDP is meaningless with increase in population। सो अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है बट आपकी पॉपुलेशन उससे डबल रेट से या उसी रेट से बढ़ती जा रही है तो क्या होगा? इट इज मीनिंगलेस। आप पर कैपिटल इनकम जो है आपकी वो नहीं बढ़ पाएगी। इकोनॉमी पे वही बर्डन जो है वो मेंटेन रहेगा। दो इकोनॉमी ज्यादा अर्न करे बट उसे और ज्यादा अर्न करने की जरूरत है, राइट? डन? आगे चलें। सो दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट। देन कम टू द सेकंड पॉइंट। आपको पता होगा इंडिया में एक और मेजर प्रॉब्लम है पर कैपिटल इनकम के अलावा, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। सो जो हमारे प्लान्स है, आपने अगर नहीं लिखा तो आपको मिल जाएगा, ये आप डाउनलोड कर लेना। The second thing we discuss is full
एम्प्लॉयमेंट। हमारे प्लान चाहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो करने के साथ साथ सबको रोजगार भी दे, राइट, सबके पास एम्प्लॉयमेंट भी हो। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पर कैपिटल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट? मान लो आपके 100 मेंबर है, ठीक है, और 100 ही आपकी इनकम है, तो 1 पर हेड आ रहा है, राइट। बट अगर मान लीजिए आपके 100 मेंबर है जिसमें से सिर्फ 10 है ऐसे जो 10 रुपए पर डे कमा रहे हैं, मान लो 10 रुपया कमा रहे हैं, तो 100 आपकी इनकम आ गई। लेट्स से यू हैव 10 पीपल एंड 90 पीपल, अलग अलग है। जो 10 पीपल है वो 10 पर डे कमा रहे हैं, इनकम कितनी आ गई? 100। ये 0 कमा रहे हैं, भूखे हैं, तो पर कैपिटल इनकम तो आपकी 1 आ रही है, क्योंकि ये जो 10% अमीर लोग हैं ये ज्यादा कमा रहे हैं, बट बाकी अनएम्प्लॉयड है वो कुछ भी नहीं कमा रहे। तो अगर पर कैपिटल इनकम अच्छी भी आ जाए बट मेजोरिटी ऑफ योर पीपल आर अनएम्प्लॉयड, तो आप कैसे बताओगे, कैसे कहोगे कि आपका देश तरक्की कर रहा है? तो इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, व्हाट वी से एम्प्लॉयमेंट इज। सो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स where all the people in the working age group, ये अभी हम डिटेल में करेंगे, are actually engaged in gainful employment। मतलब जितने भी लोग हैं जो किसमें है, वर्किंग एज ग्रुप में है, ठीक है। सो आई विल एलाबोरेट हियर, वर्किंग एज ग्रुप। अब वर्किंग एज ग्रुप क्या है? अब 5 साल के बच्चे को काम करने के लिए कहना वो वर्किंग एज ग्रुप नहीं है, इसमें आएगा हु आर प्लस विलिंग टू वर्क जो लोग हैं और विलिंग टू वर्क है एट द, हु आर एबल लिखते हैं हम यहाँ पे, हु आर एबल प्लस विलिंग टू वर्क प्लस market rate. So the person who are able and willing to work at market rate comes in the working age group. मान लीजिए आप काम करना चाहते हो, नासा में काम करना चाहते हो, बट आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, राइट, आप चाहते हो आप स्पेसशिप बनाओ, ये हो सकता है, यू आर नॉट एबल, आपकी एज वर्किंग एज में नहीं हो तो भी नहीं आएगा। विलिंग टू वर्क, आप काम ही नहीं करना चाहते, आप सुस्त हो, कामचोर हो, ठीक है, या मार्केट रेट पे नहीं करना चाहते, सपोज करो आपको जॉब मिल रही है आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए पर मंथ, आप कहते नहीं नहीं मैं तो 10 करोड़ पर मंथ पे काम करूंगा, तो दिस इज नॉट यूजफुल, राइट, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते, राइट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोग काम करना चाह रहे हैं एट द गिवन रेट और विलिंग है काम करने को और एबल भी है, उनको काम मिल रहा है। तो इसमें हम एक और पॉइंट लिखेंगे बी, full employment does not mean zero unemployment. Full employment does not mean zero unemployment because there always be some कामचोर लिख लो, will some who are not willing or able to do work.
अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग काम कर रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो लोग एबल है, विलिंग है और एट द मार्केट रेट रेडी है काम करने को, उनको काम मिल रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, बिकॉज देयर ऑलवेज बी समवन कामचोर। ठीक है, समवन यहां पे लिख देते हैं हम, कामचोर, जो काम ही नहीं करना चाहता, नॉट विलिंग टू डू वर्क, और वो एबल ही नहीं है, राइट? तो वो तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही रहेंगे, राइट? बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लो हमारा देश तरक्की कर रहा है, ठीक है, बट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था जो, ठीक है, वही एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम, increase in per capital income and economic growth is meaningless with unemployment. So यहां पे मेरे कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था कि लेट्स से there are 10 people who are earning good and there are 90 people who are unemployed. So total 100 people are there, they are earning 10 and they are earning nothing, but फिर भी पर कैपिटल इनकम तो 1 आएगी ना, राइट? सो पर कैपिटल इनकम क्या होगा आपका? 1 आ जाएगा, जो कि गलत है। सपोज करो 10 लोग हैं, दोबारा बता रहा हूं, वो 10 रुपीज कमा रहे, सॉरी 100 रुपीज कमा रहे, 10 पर डे, राइट? और जो 90 पीपल है वो कुछ नहीं कमा रहे। So total population is 100 and total income is also 100. So you calculated the per capita income at ₹1. हर बंदे को ₹1 मिल रहा है। Let the amount in 1 lakh, हर आदमी को 1 लाख मिल रहा है, बट नहीं, 90% लोग क्या कमा रहे हैं? कुछ भी नहीं। So अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है बट फिर भी आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो देन इट्स वेस्ट, देन इट्स टोटली यूजलेस, राइट? हाँ जी, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है? आगे चलें। सो फुल एम्प्लॉयमेंट होना मतलब काफी जरूरी है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी ये नहीं लगाना चाहिए, एक तो कि सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, और दूसरी बात ये कि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, और कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत कुछ होगा, और आप एवरेज निकालोगे, एवरेज में क्या है प्रॉब्लम है? एवरेज आपको बताएगी कि सब कुछ अच्छा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स कम टू द प्रॉब्लम थर्ड। The third problem the economic planning take care of is equitable distribution or equity. Or equity. So write down, growth is meaningless if it accrues to only handful of people and widen the gap between rich and poor. So मान लो जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया कि हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से एम्प्लॉयड है, अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट बाकी लोग अनएम्प्लॉयड है। उसमें क्या है, इनकम तो है नेशन की, बट वो इक्विटी भी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ लोग बहुत गरीब है, इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है और जो अमीर है वो बहुत अमीर है, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम देखते हैं कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, इकोनॉमिक इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जो इनकम है वो इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा ना हो किसी के साथ मतलब किसी का वो किया जाए, किसी को एक्सप्लॉइट किया जाए। जैसे कोई लेबर है,
उसको 10 रुपए 20 रुपए या मान लो 100 रुपए पर डे तुम दे रहे हो, उससे 8 घंटे काम ले रहे हो, दैट वी कॉल एक्सप्लॉयटेशन। तो ऐसा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन आई से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट डू नॉट मीन when I say equitable distribution, do not mean equal distribution। equal distribution का मतलब ये हो जाएगा कि भाई जितने भी लोग हैं सबके एसेट इकट्ठे कर लो और बराबर बराबर बांट दो। तो सिंपल सी बात है, मान लो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मकान है, ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है, तुम शेयर करना चाहोगे बाकी लोगों के साथ? नो, सिंपल फंडा इज नो। कोई भी अपने एसेट्स ऐसे इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देने को तैयार ही नहीं होगा। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग एल्स देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहां पे लिख लेते हैं एक बार, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एग्जाम्पल लगाते हैं। सपोज करो, मान लो आई एम अ सीए, ठीक है, आई हैव अ क्वालिफिकेशन और मैं 1 लाख पर मंथ एक जॉब से कमा रहा हूं। उज्जवल भाई साहब आ गए हमारे, ठीक है, और उज्जवल भी कह रहा है कि नहीं मुझे भी 1 लाख रुपए ही चाहिए। वो अभी +1 में है, राइट, ओके, और ये भी कह रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो क्या ये जायज है? क्या ये सही है कि उसको भी 1 लाख रुपए मिले, मुझे भी 1 लाख रुपए मिले? नहीं ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लो। सो मैं और उज्जवल दोनों को क्या हो रहा है? सेम सैलरी मिल रही है। ये क्या हो गया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये क्या हो गया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक लेबरर और डॉक्टर को दोनों को सेम पे मिले, ऐसा आपको पसंद होगा? नो। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। सो हमारी सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं करती कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, राइट। अब हम देखते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये नहीं कि उज्जवल को 1000 रुपए मिल रहे हैं, मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है। इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। उज्जवल को भी 20 25 30 हजार उसकी काबिलियत के हिसाब से मिलना चाहिए। लाइक लेबरर्स को उनके अकॉर्डिंगली पे मिले जो वो काम कर रहे हैं। ये नहीं कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन जो है वो मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। सो इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, difference in income is allowed within certain acceptable limits। तो ये नहीं कि अगर मान लो कोई डॉक्टर है तो वो तो बहुत अच्छा कमा रहा है, बट लेबरर है वो 10 रुपया ही पर डे कमा रहा है। जैसे हमारे इंडिया में वो 32 रुपया पर डे की एक वो थ्रेशोल्ड लिमिट है बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, वो गलत है, राइट। सो डिफरेंस इन इनकम इज अलाउड विद इन द सर्टेन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। एक्सेप्टेबल लिमिट्स का मतलब जिन्हें हम हजम कर सके, ठीक है। ये नहीं कि 32 रुपया पर डे इज एक्सेप्टेबल लिमिट, राइट। सो डिफरेंस इन इनकम मतलब ठीक है मैं सीए हूं, मुझे 1 लाख रुपया पर मंथ मिल रहा है, ठीक है। उज्जवल को भी 10 20 हजार रुपए उसकी काबिलियत के हिसाब से जितनी देर वो काम करता है अकॉर्डिंगली मिल रहा है। ये नहीं कि उज्जवल को सिर्फ 1000 रुपया पर मंथ पे तुम लोगों ने बिठा रखा है। वैसे मुझे नहीं लगता उज्जवल काम करेगा 1000 पर मंथ में, राइट। सो दिस इज सोशली एक्सेप्टेड। दिस इज सोशली एक्सेप्टेड। इसे सोशली एक्सेप्ट किया गया है। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, बट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इस तरीके से है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा, राइट, ओके, डन। आगे चलें। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। कम टू द फोर्थ पॉइंट।
फोर्थ पॉइंट इज मॉडर्नाइजेशन. सो एज वी नो, डे बाय डे टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव कर रही है. तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि आप नई टेक्निक को अडॉप्ट करो, ठीक है, और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाओ. अब इंडिया के पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, वी नो, राइट. इंडिया अपनी लैंड तो नहीं बढ़ा सकती प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बट इंडिया कैन सर्टनली यूज द न्यू टेक्निक्स, न्यू सीड्स, न्यू फर्टिलाइजर्स, राइट, न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन. तो टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो. चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, आप मशीनें लगाओ, कपड़ा बनाओ हाथ से बनाने की जगह, राइट. सो मॉडर्नाइजेशन से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी. सो इट इज जस्ट अडॉप्शन ऑफ, यू कैन राइट, इंप्रूवमेंट in technology and adoption of new modern techniques. So आप नई टेक्निक को अपनाओ, ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी. सो एज वी नो, मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं. द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज इन रिसोर्सेस या तो हम अपने रिसोर्सेज बढ़ा लें, सीधी सी बात है ना. अब लैंड चाहिए, कोई बात नहीं, किसी और कंट्री पे अटैक करके वो लैंड ले लेते हैं. सो प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज इन रिसोर्सेज और adoption of न्यू टेक्नोलॉजी. हम क्या करें, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें, ठीक है. उससे होगा क्या, हमारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी. सो प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीज इन रिसोर्सेज और अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन विदाउट रिक्वायरिंग टू इंक्रीज द रिसोर्सेज. लिख लो, ये भी लिख लेते हैं. विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी we can increase production even without increasing our resources. So आप अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ा रहे, बट फिर भी टेक्नोलॉजी से आप उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हो और आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है. आपको वो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पॉइंट याद होगा, याद करो, लास्ट चैप्टर मैंने कराया था लो प्रोडक्टिविटी, याद है, उसमें पॉइंट लिखवाया था. सो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ क्या, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी वीट की प्रोडक्शन क्या थी, याद है. सो वीट की प्रोडक्शन 15 टाइम्स बढ़ गई है, मैंने आपको याद करने को भी बोला था ये. और राइस की प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई है, 5 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस. तो क्या इंडिपेंडेंस के बाद हमने कोई नई कंट्री एक्वायर की है, आपको लग रहा है. उल्टा आधा कश्मीर पाकिस्तान में, वो अरुणाचल प्रदेश वगैरह का भी केस चल रहा है, ठीक है. तो हमारी लैंड नहीं बढ़ी, हमारी लैंड उतनी है, अभी भी मैप वही आ रहा है, ठीक है. बट वीट क्यों 15 टाइम बढ़ गया, राइस क्यों 15 टाइम बढ़ गया, 5 टाइम बढ़ गया. रीजन इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, उससे क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गई है, राइट. आगे चले. नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द लास्ट पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट इज सेल्फ सफिशिएंसी. और आत्मनिर्भरता.
अगर हम सेल्फ सफिशिएंट ना हो तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी मींस कि डिपेंडेंस ऑन योर ओन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, राइट। सेल्फ सफिशिएंसी मींस डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। सो अगर हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे डिपेंडेंट है तो हमें किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे हुआ क्या था आपको पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हुआ क्या, रीजन वाज हमें क्यों जरूरत पड़ी सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए फूड पे। पहले क्या होता था, फूड बाहर से आता था, वी यूज्ड टू इंपोर्ट फूड फ्रॉम अमेरिका। जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई तो अमेरिका वालों ने इंडिया के ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर बनाया और उन्होंने कहा हम आपको खाना ही नहीं देंगे, राइट, वी विल नॉट एक्सपोर्ट फूड टू यू। तो अगर वो हमें फूड नहीं देंगे तो होगा क्या, इंडिया में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। तो उन्होंने पॉलिटिकली बहुत प्रेशर बनाया था। तो उस टाइम पे इंडिया ने रियलाइज किया कि आप अपने दम पे तभी लड़ सकते हो, राइट, आप अपने दम पे अपने आप को तभी डिफेंड कर सकते हो अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट होते उस टाइम पे तो हमें सुनने की जरूरत नहीं, अमेरिका फूड नहीं देगा तो क्या होगा, वी हैव एनफ फूड राइट नाउ। अभी हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी है फूड के लिए, हम इतना खाना पैदा करते हैं जितना हमें चाहिए। तो फूड के केस में सेल्फ सफिशिएंसी अभी हमारे पास है। अब अमेरिका हमें ऐसा नहीं कह सकता। तो ये तो एक सीख ली थी इंडियंस ने 1965 के वॉर से। तो हम लिख लेते हैं इसको भी, एक एग्जांपल लिख लो। 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर brought political pressure from US, and then India realized that self-sufficiency in food is important। तो हमें ये पता चला कि भाई भूखे रह के जंग नहीं जीती जा सकती। तो हमने क्या किया, रियलाइज दैट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इंडिया ने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके। हम ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली हमारा मोटिव ये था कि आगे से हमें कोई इसके लिए टोक ना सके, हमें कोई ये ना कह सके कि भाई हम आपका खाने की सप्लाई रोक देंगे अगर आप ऐसा करोगे तो, राइट, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंसी ये रहा, क्लियर है। लिख लिया। तो अभी हमारे पास पांचों पॉइंट क्लियर है। इन पांचों पॉइंट को याद रखने के लिए हम एक शॉर्टकट बना लेते हैं। जैसे अल्फाबेट्स है, पहला क्या था, इंक्रीज इन जीडीपी, फुल एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी। इतने सारे पॉइंट है ना, सारे पॉइंट आप याद कैसे रखोगे, इसका हम एक बना लेते हैं, अभी दिमाग में आया। आप और कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है, इट जस्ट अ टेक्निक टू रिमेंबर। सो वी राइट इफ मेस, तो ऐसे याद कर लो, प्लानिंग इज अ मेस, प्लानिंग इज अ मेस। सो व्हाट इफ वी मेस्ड अप विद द प्लान, अगर हमारा प्लान ही मेसअप हो जाए तो क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। और इसमें भी हमने एंड में पॉइंट करने हैं क्वेश्चन के, कि जिसमें क्या है कि हमारे प्लान में क्या क्या कमियां रह गई। सो इफ मेस, सो आई से क्या बनेगा, इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटल इनकम। सो आई से हमने बना लिया इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटल इनकम। एफ से हम क्या बना सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। और एम से सिंपल था, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। ई से क्या बन जाएगा,
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो वो इक्विटेबल हो। नाउ यू नो कि इक्विटेबल और इक्वल में बहुत फर्क है। और जो ये एस एस है ये कंबाइंड इसका एक बना लेते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी, राइट। सो सिंपल है, व्हाट इफ वी मेस अप विद द प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म प्लान के 5 ऑब्जेक्टिव है, आपको ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ 5 पॉइंट रखने हैं और 5 पॉइंट याद रखना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इफ मेस, आई से इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटल इनकम, राइट। एफ से फुल एम्प्लॉयमेंट, एम से मॉडर्नाइजेशन, ई से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एस से सेल्फ सफिशिएंसी, राइट। ठीक है, बाकी ये जो पॉइंट्स है सारे, इसके नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हो तो मैंने वेबसाइट में वीडियो में भी मैं लिंक देता हूं और वेबसाइट पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड सेक्शन है वहां पे वेबसाइट पे, वहां पे जाके आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और फेसबुक पे, हाँ फेसबुक पे भी मैं डाल दूंगा। फेसबुक पे ये, अगर आप facebook.com/winning quest लिखोगे तो आ जाएगा फेसबुक पेज, तो इस पे भी मैं डाल देता हूँ, वीडियो भी डालता हूँ और हाँ आपको वो भी मिल जाएगा। आपको सारे नोट्स वगैरह पुरानी जितनी भी चीजें सब यहाँ पे अवेलेबल है। इस पे मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा और साइट पे आप सीधा ही देख सकते हो, राइट। सो इफ मेस सिंपली ब्रिंग यू गुड मार्क्स। आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के 5 पॉइंट लिखने होते हैं। प्लानिंग के 5 पॉइंट आप इसमें से कर सकते हो। आई से इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटल इनकम, एफ से फुल एम्प्लॉयमेंट, एम से मॉडर्नाइजेशन, ई से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जरूर एक्सप्लेन करना कि इक्वल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। सेल्फ सफिशिएंसी, 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, अमेरिका की चालाकी, हम पे प्रेशर, राइट। So you can easily remember it, right? Notes I will provide both on the Facebook as well as on the website, right? Okay, clear a question? Okay, then enjoy.